डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड करने से पहले देखो एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज बायोकैटलिस्ट। व्हाट इज बायोकैटलिस्ट, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। बायोकैटलिस्ट ना पूछे तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, व्हाट इज, मेरे ख्याल से बायोकैटलिस्ट ही लिखा हुआ था, बायोकैटलिस्ट ही लिखा आया था, ठीक है ना। व्हाट इज बायोकैटलिस्ट, ठीक है ना। हो सकता है बायोकैटलिस्ट ना पूछ के पूछ रहे व्हाट इज एंजाइम्स। व्हाट इज एंजाइम्स, तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम, देखो जो बायोकैटलिस्ट है ना वो एंजाइम ही होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये बायोकैटलिस्ट है या एंजाइम है वो प्रोटीन का बना होता है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट लिख लेंगे अपने आंसर में कि बायोकैटलिस्ट आर एंजाइम्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ये जो एंजाइम है ये बने किसके होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का बना होता है, समझ गए। उसके बाद ये एंजाइम क्या करता है, तो हम लिखेंगे या कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है। देखो बायो कैटलिस्ट ही नहीं, कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, देखो एक ग्राफ है इसका। देखो जैसे सपोज करो ए और बी रिएक्ट करेगा, रिएक्ट के बाद सी फॉर्म करेगा, तो क्या होता है, ये ए चलेगा, ऐसे चलेगा और इनके पास ना एक वॉल है, ये एक दीवार है। तो ए भी प्रोड्यूस करके सी बनाए मिलके, तो ये क्या करेगा, वॉल इसको रोक देगा। ये एक एक्टिवेशन एनर्जी का वॉल है, क्या है ये, एनर्जी का वॉल। फिर मान लो अब ये फिर से इसने ट्राई किया, फिर से यहीं पर आ गया, ये वॉल को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। तो एंजाइम क्या करवाता है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है और इस वॉल को क्रॉस करवा देता है, जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, समझ गए। ये काम होता है एक एंजाइम का या किसी भी कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देना, ठीक है ना, उसको एक्टिवेशन एनर्जी दे देना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि एंजाइम्स मेक द डाइजेस्टिव रिएक्शंस फास्ट कर देता है इसको, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे एंजाइम का क्या क्या हो जाएगा, जैसे देखो स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज ये एक एंजाइम है। तो स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज, ठीक है ना। प्रोटीन पेप्सिन के प्रेजेंस में जो है ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड, ठीक है ना। जैसे फैट बाइल के प्रेजेंस में जो है लार्ज फैट स्मॉल फैट में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल फैट, समझ गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स, नोट कर लो। कोई भी डाउट है तो पूछो सर। डन। चलो तो नेक्स्ट पे चलो, हेडिंग दो अब डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो तो जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट
डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। ये करता क्या है, सिक्रीट्स एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। थर्ड है हमारा लीवर। फोर्थ है पैनक्रियाज। और फिफ्थ है इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक है ना। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड, इतने 5 ग्लैंड्स हैं। और इन 5 का जो है हमें पढ़ना है कि ये करते क्या हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ इनका लोकेशन है, ये कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करता है। पहले इसको नोट कर लो। सबसे फर्स्ट हेडिंग दो, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड में हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे कि ये लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, इसका लोकेशन क्या है। तो हम लिखेंगे बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक है। दूसरा, रिलीज क्या करता है ये, ठीक है ना, बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। और ये ऐसा लिख लो, सेकंड पॉइंट में लिख लो, देयर आर ये 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर हों तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी glands present in the buccal cavity। एक्चुअली सारा का सारा बेस में नहीं होता, तो आपने ये बेस ऑफ काट दो, बस लिख दो लोकेशन बक्कल कैविटी। ठीक है ना। देखो यहां से केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, ध्यान दो। क्या केस स्टडी का क्वेश्चन आता है यहां से, जैसे आपसे ये पूछ लेगा कि ऐसे बोल देगा कि देयर इज अ पर्सन, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय या गर्ल, कुछ भी है ना, ही इज कंप्लेनिंग टू हिज और हर मदर दैट देयर इज अ पेन इन हिज थ्रोट, उसके थ्रोट में ना पेन हो रहा है, एंड ही इज अनेबल टू स्वेल द फूड। ठीक है ना, फूड स्वेल करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फूड को खाने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके गले में, थ्रोट में क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी सलाइवरी ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है ना, सलाइवरी ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है, तो जब भी आप खाना खाओगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ फंस सा रहा है और पेन होता है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं टॉन्सिल बढ़ जाना। टॉन्सिल, जो टॉन्सिल हो जाता है ना, वो यही होता है, सलाइवरी ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है तो उसी को कहते हैं टॉन्सिल बढ़ जाना। तो आप उसे कह दोगे, आंसर में लिख दोगे कि देयर इज अ हाई चांस दैट सलाइवरी ग्लैंड गेट इन्फेक्टेड, कि सलाइवरी ग्लैंड में इंफेक्शन हो गया है, तो इसके वजह से ऐसा होता है। क्लियर हो गया। नाउ ये सिक्रीट क्या करता है, सिक्रीशन, सेकंड पॉइंट, सिक्रीशन। देखो, तो ये सिक्रीट करता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी
अमाइलेज, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना, जो कि प्रेजेंट होता है सलाइवा में, जो हमारा थूक होता है, थूक, स्पूटम, सलाइवा, उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। अब सलाइवरी अमाइलेज का रोल क्या है? देखो, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, उसमें स्टार्च होता है, ठीक है, तो स्टार्च पे ये सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज एक्ट करेगा। अच्छा, सलाइवरी अमाइलेज का जो पीएच होता है ना, वो 6.8 होता है, मतलब बहुत कम एसिडिक, बेसिक होता है, ये बेस की तरफ होता है, बेसिक जैसा। वैसे 7 न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर बेसिक होता है, लेकिन ये 6.8 होता है, तो अप्रोक्सीमेट बेसिक की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। वो इसीलिए कि जो हमारा सलाइवा जो है ना, वो भी टूथ डीके से हमें बचाता है। जो सलाइवा है वो थोड़ा बेसिक है, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा किसको, जो डेंटल प्लैक के अंदर बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं उसको। तो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को चेंज कर देगा माल्टोज में, माल्टोज। जो ये स्टार्च एक्चुअल में क्या होता है, ये स्टार्च जो है ना कार्बोहाइड्रेट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये माल्टोज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कैसा है ये? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, समझ गए? अच्छा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम में भी यही करोगे तुम, इसको ऐसे बॉक्स में डाल दिया, क्लियर? अब नोट करो इसको, पहले तुम्हें यदि कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। तेजस नोट कर लिया है? ओके, देखो, अब ये तो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, अब ये माल्टोज ना फर्दर कन्वर्ट होगा अमाइलेज के प्रेजेंस में, ये डाइसेक्राइड, सेक्राइड आगे चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि तुम्हें स्टार्च का डाइजेशन दिखाए तो तुम यही वाला लिखोगे, ठीक है ना। तो स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जो याद है अभी जो मैंने कहा था कि डाइजेशन में जो मैं आगे लिखाऊंगा रिएक्शंस, वो आगे नीचे लिखना है। यदि आपसे पूछ ले कि भाई स्टमक कौन कौन सा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये स्टार्च तो माउथ में ही हो जाता है, ठीक है ना। देखो, यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या डाइजेस्ट होना शुरू होता है, तो सबसे पहले स्टार्च डाइजेस्ट शुरू होना होता है। ये माउथ से ये स्टार्च जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द फर्स्ट substance nutrient which start to digest. It is the first nutrients, it is the first nutrient that start to digest in mouth. तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो है स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है, और वो भी माउथ में ही। ओके, लिख लीजिए इसको। अब आ जाओ आगे, सेकंड पे आ जाओ। अब सेकंड में हेडिंग दो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो, तो यदि हम अपने स्टमक का एक सेक्शन लें तो सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा। देखो, स्टमक में भी विलाइज होते हैं, ठीक है ना। देखो, ये इसे कहते हैं सिरोसा, इसे कहते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सॉरी,
सब म्यूकोसा, ठीक है ना। तो जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स present in the wall of stomach. Gastric glands are present, sorry r कर दो, are present, gastric glands are present in the wall of the stomach, ठीक है ना। देखो तो इसके बाद यह आता है कि भाई जो आपका गैस्ट्रिक स्टमक है, रुको 2 मिनट रुको, ये पेन जो है ना थोड़ा सही से देखो। तो जो हमारा स्टमक है, उसमें कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, तो उसमें से एक होता है जिसको हम कहते हैं क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो एक होता है इसका म्यूकस नेक सेल, वो प्रोड्यूस करता है म्यूकस। एक होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टिक सेल्स, है ना, तो वो रिलीज करता है प्रोपेप्सिनोजन, एक एंजाइम होता है ये प्रोपेप्सिनोजन, है ना, ये एक प्रो एंजाइम होता है, प्रो एंजाइम मतलब एंजाइम से पहले का रूप, अभी ये कंप्लीट एंजाइम है नहीं, एंजाइम। और उसके बाद ये रिलीज करता है HCl, ठीक है ना, और एक विटामिन B12 होता है वो भी करता है, ठीक है ना। तो यहां पे मत लिखो, ऐसे लिखो विटामिन B12, ठीक है। देखो हमारे बॉडी में यदि विटामिन B12 नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जो हमारे विटामिन्स हैं वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है ना। और विटामिन B12 का एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं साइनोकोबालामाइन, जो साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामाइन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में विटामिन को जो है ना एब्जॉर्ब करवाता है, और ये बस एनिमल में ही फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इसका सोर्स एनिमल ही है। आप डॉक्टर के पास जाओगे और आपका विटामिन B12 का मैं तो कहेगा भाई फिश खाओ, चिकन खाओ, ये खाओ, वो खाओ, क्योंकि एनिमल ही विटामिन B12 बनाता है। आपका बॉडी भी विटामिन B12 बनाता है, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से विटामिन B12 बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे करते हैं, एक एक म्यूकस, प्रोपेप्सिनोजन, HCl को एक्सप्लेन करते हैं। स्टमक ना एक और एंजाइम रिलीज करता है, लेकिन वो ना बच्चों में रिलीज करता है बस। वो क्या होता है, रेनिन, ये भी लिख लो। तो क्या क्या रिलीज किया इसने, म्यूकस, प्रोपेप्सिनोजन, HCl, विटामिन B12 एंड रेनिन। इतने सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में इतने सारी चीजें रिलीज होती हैं ना। जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है साइंटिफिक, वैसे विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामाइन, और एक रेनिन। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोपेप्सिनोजन क्या करता है, ठीक है ना, उससे स्टार्ट करते हैं। प्रोपेप्सिनोजन, ठीक है ना। देखो तो ये एक प्रो एंजाइम है, क्या है ये, प्रो एंजाइम प्रो एंजाइम है। ये एंजाइम में कन्वर्ट होता है कैसे, जो प्रो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन, वो क्या होता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है। HCl रिलीज होता है ना हमारे बॉडी में। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा डेंजरस एसिड है, ये डेंजरस है काफी। तो प्रोपेप्सिनोजन जो है ना, HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन, समझ गए। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन इज ए प्रोटोलाइटिक
प्रोटोलाइटिक एंजाइम। प्रोटोलाइटिक एंजाइम, प्रोटोलाइटिक का मीनिंग लिख लो ब्रैकेट में। प्रोटोलाइटिक मतलब ब्रेक्स प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक करता है या डाइजेस्ट प्रोटीन। तो पेप्सिन इज अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम। ये एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कैसे? तो ये क्या करता है, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन, ठीक है, कौन? पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, प्रोटीन के ऊपर क्या एक्ट करेगा? पेप्सिन, और उसको कन्वर्ट कर देगा किसी भी मतलब लेस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में, ठीक है। जैसे लेस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या हो जाएगा? जैसे अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। प्रोटीन को इसने डाइजेस्ट किया, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रोपेप्सिनोजन का क्या काम? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? प्रोपेप्सिनोजन इज ए प्रो एंजाइम। ये एक प्रो एंजाइम है। ये प्रोपेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन क्या है? देखो, प्रो एंजाइम का मतलब होता है ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिव नहीं है। और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड, पेप्सिन इज अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और प्रोटीन जो है पेप्सिन के प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर देता है डाइपेप्टाइड में। नोट करो। सर डन। चलिए, तो अब पहले हमने ये देख दिया मतलब जो हमारा स्टमक था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उससे क्या क्या निकला। एक तो प्रोपेप्सिनोजन, उसका हमने लिख लिया। अब सेकंड HCl का लिखते हैं, HCl। तो HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकंड पॉइंट, HCl क्या करता है? तो एक तो ये इट मेक्स प्रोपेप्सिनोजन it makes propepsinogen an active enzyme, एक्टिव एंजाइम में चेंज कर देता है, ठीक है ना। मतलब वही वाला रिएक्शन दिखा दो यहाँ भी, प्रोपेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन। तो एक तो ये यूज हो गया। दूसरा एक क्या यूज हो गया? इट किल्स द माइक्रोब। जो भी फूड में हम खाते हैं और माइक्रोब चला जाता है तो वो उसको किल कर देता है। तो क्या लिखेंगे? इट किल्स द microbes present in food, और क्या करता है? इनहेंस करता है किसको? डाइजेशन को। इट इंक्रीजेस डाइजेशन। तो ये सारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का फंक्शन है, ठीक है। देखो, तो ये हो गया काम हमारा किसका? HCl का। अब ये म्यूकस भी रिलीज करता है, उसका फंक्शन देख लेते हैं। म्यूकस, तो म्यूकस जो है ये रिलीज्ड बाय वॉल ऑफ द स्टमक लिख देंगे पहले। वॉल ऑफ द स्टमक के वॉल से रिलीज होता है। कौन से वॉल से? म्यूकोसा के वॉल से, ठीक है ना। तो खैर वो म्यूकोसा लिखने की जरूरत नहीं है, म्यूकस। इसका काम क्या होता है? एक तो ये लुब्रिकेटिंग इफेक्ट देता है, जिससे फूड जो है ना आप मूव कर सकता है। इट गिव्स लुब्रिकेटिंग इफेक्ट, फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। सेकंड बात सुनो, यही सबसे थर्ड,
यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो हमारे बॉडी में स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब तो हमारे जो म्यूकोसा का या स्टमक का जो वॉल है म्यूकोसा, वो तो उसके लिए बहुत ही डेंजरस है, उसको तो जला देना चाहिए था HCl को। तो हमारा जो स्टमक का वॉल है वो HCl के डेंजरस इफेक्ट से कैसे बचता है? तो ये जो म्यूकोसा होता है ना, ये म्यूकस यही बचाता है। ये एक्चुअल में बेसिक होता है और ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? म्यूकस प्रोटेक्ट्स the wall of the stomach, the wall of the stomach from the harmful या फिर acidic effect. Mucus protects the wall of the stomach from the harmful or acidic इफेक्ट ऑफ HCl के एसिडिक इफेक्ट से हमारे वॉल को ये सेव कर लेता है। तो ये म्यूकस का रोल है। देखो, विटामिन B12 का रोल वैसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स, उन सबको हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में। ठीक है ना? चलो, इसके बाद आता है रेनिन। ये इंपॉर्टेंट है। रेनिन, ठीक है ना? रेनिन का क्या काम होता है? ये स्पेलिंग ना गलत लिखा मैंने, होना चाहिए RENNI होना चाहिए, RENNINE। ये होता है स्पेलिंग ठीक कर लेना, रेनिन। ठीक है ना? तो रेनिन जो है ना, ये भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करता है। इट इज ए प्रोटोलाइटिक मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने वाला। तो इट इज ए प्रोटोलाइटिक एंजाइम, प्रेजेंट। ये बस प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में, बच्चों में। समझ गए? हम जैसे जैसे बड़े होते हैं रेनिन हमारा बनना बंद हो जाता है। इसलिए बच्चों में दूध देखोगे, दूध पीते हैं ना, वो उल्टी करेंगे ना तो दही बन के निकलेगा उनके माउथ से, क्योंकि वो रेनिन दूध को जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। it digests milk। कहाँ होता है ये? फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ, गैस्ट्रिक एंजाइम या जूस एक ही बात है, जूस कहो या एंजाइम एक ही बात है। ठीक है ना? फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है ना? फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये रेनिन जाके ना एक मैकेनिज्म क्रिएट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो वो डेवलप करता है कि भाई आपको वो मिचुरेशन जो सुसु होता है वो उसके काम में लग जाता है। इसलिए बच्चों में देखोगे ना क्या होता है ना, उनको सुसु पता नहीं चलता कि कब आ जाएगा, तो वो रात को बेड पर सुसु कर देते हैं, क्योंकि वो रेनिन इधर प्रोटोलाइटिक एंजाइम का वर्क कर रहा है। ठीक है ना? बाद में ये चला जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के लिए। खैर, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेनिन। बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स मीन्स बच्चे, नवजात बच्चे जो छोटे न्यू बॉर्न बेबीज हैं। लिख लो इसको। तो हमने ये स्टमक कर लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड कर लिया। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद आ जाओ आप थर्ड, लीवर के ऊपर। लीवर, तो जो लीवर होता है हमारा, वो हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड
इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी में सबसे बड़ा जो है ना लीवर ही होता है। सेकेंड पॉइंट, तो लीवर में बहुत सारा ना प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा रीजनरेट भी हमारे बॉडी में लीवर ही करता है। रीजनरेट मतलब नया सेल बनाना, है ना। मैक्सिमम रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन लीवर सेल्स, ठीक है। थर्ड, करे आगे। So it is the largest gland in the body. Maximum regeneration takes place in liver cell. अच्छा, it secretes what? Bile. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It secretes bile. ये bile secrete करता है, ठीक है ना, लेकिन स्टोर नहीं करता, ठीक है ना। इट सिक्रेट्स बाइल, बट बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर में ये जो है स्टोर रहता है, ठीक है। सिक्रीट कौन करता है? बाइल, लीवर, लेकिन स्टोर कहां पे रहता है? ये गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब देखो, जब मैंने फोटो बनाया था, याद करो, गॉल ब्लैडर ऐसे था, ठीक है ना, और ऐसे लीवर था, ऐसे लीवर बनाया था, और वो जाके यहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारा पैनक्रियाज होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसी के पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये जाके इंटेस्टाइन में जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? बाइल थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब पैनक्रिया की पाइप को यूज करता है ये। बाइल थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है ये, नोट करो। अब देखो ये बाइल करता क्या है, ठीक है ना। तो हम फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, इमल्सिफिकेशन। बाइल परफॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। बाइल परफॉर्म्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को ये इमल्सिफाई करता है। कैसे? तो जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज फैट, ठीक है ना, उस पे बाइल एक्ट करता है, बाइल एक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? स्मॉल फैट पार्टिकल या मॉलिक्यूल, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में। इससे फायदा क्या होगा? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। देखो सुनो, जो लार्ज फैट स्मॉल फैट में चेंज हो गया, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो यदि मुझसे पूछ लिया जाए एग्जाम में व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा, लार्ज फैट इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल, ये स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, और नीचे लिख दूंगा इमल्सिफिकेशन। फिर वर्ड्स में लिख दूंगा क्या कि लीवर सिक्रेट्स बाइल which is stored in gallbladder. This bile converts changes or breaks the large fat molecule into a small fat molecule. That is called emulsification of fat. ठीक है ना, और ये लिख दूंगा। और इससे फायदा क्या होगा? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में ब्रेक होने से फायदा क्या हो जाएगा? भाई एक पत्थर था बहुत बड़ा, उसको छोटे छोटे में चेंज कर दिया, ये बड़ा सा था, उसको छोटे छोटे में चेंज कर दिया। इससे क्या फायदा होगा कि आगे इस फैट मॉलिक्यूल का भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो इससे फायदा होगा कि इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, जो आगे ये फिर डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे प्रॉपर्ली एक्ट कर पाएगा। यदि ये बड़ा होता ना तो डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता इसके ऊपर, ठीक है ना।
सो दिस इज द रीजन। अभी मैं लिखवा देता हूं, पहले आप ये नोट कर लो। तो एग्जाम में यदि हमारे आ जाए व्हाट इज, और आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है ना, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो हम आंसर लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम जो है ना वो बनाएंगे रिएक्शन, क्या, लार्ज फैट मॉलिक्यूल, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइल के प्रेजेंस में स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। एंड दिस इज द इमल्सिफिकेशन, नीचे लिख देंगे इमल्सिफिकेशन। अब हम यहां पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्या, बाइल is secreted by liver, stored in gallbladder. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, bile breaks large fat particles, molecules एक ही बात है, particles into small fat particles. Bile breaks large fat particles into small fat particles. This is called emulsification of fat. Emulsification of fat, नोट करो। ओके, अब ये जो इमल्सिफिकेशन, उसका फायदा क्या हुआ, तो लिखेंगे हम यहां पे इमल्सिफिकेशन increases surface area by breaking the fat, which is that is easy for enzymes to act on it, ठीक है ना। and emulsification increases surface area by breaking the fat, that is easy for enzyme to act on the small fat, ऐसा लिख दो, small fat particle पे अब उसको एक्ट करना इजी हो जाएगा एंजाइम्स के लिए। आगे इस पे लाइपेज एक्ट करेगा और उसको वो ग्लिसराइड्स में चेंज करेगा, तो उसके लिए फैटी एसिड्स में चेंज करेगा, तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो वो उसके लिए टफ हो जाता है, डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एंजाइम चाहिए, अब कम में काम चल जाएगा, नोट करो। अच्छा देखो, लीवर में क्या होता है ना कि कभी किसी प्रॉब्लम के वजह से, कोई कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से लीवर दो जो है ना सब्सटेंस रिलीज करता है, उसको कहते हैं बाइल पिगमेंट, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट जो होता है वो उसी के वजह से जो है ना वो येलो कलर का होता है, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन, ठीक है ना। तो उसके वजह से ना येलो दिखता है हमारा स्किन, ठीक है ना, और ब्लड में भी चला जाता है तो ब्लड भी येलो दिखता है, समझ गए। और उसी को हम कहते हैं कि भाई जॉन्डिस हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लीवर, इफ लीवर
get damaged, it secretes bilirubin एंड एक होता है बिलुबर्डीन, कई बार उसे बाइल पिगमेंट भी कह देते हैं, ठीक है ना। सो बिलीरुबिन होता है, LI, इसको ठीक कर लो, बिलीरुबिन पिगमेंट एंड बिलीबर्डीन। और दूसरा रिलीज करता है ये एक तो हो गया बिलीरुबिन, एक दूसरा होता है बिलीवर्डिन, ठीक है ना। liver get damaged, if liver get damaged it secretes bilirubin pigment and biliverdin, ठीक है ना, which causes jaundice, यही jaundice कॉज करता है, ठीक है ना। येलो कलर का होता है ये, येलो कलर। तो बॉडी आपका कलर जो है ना येलो होने लगेगा, क्योंकि ब्लड में येलो पिगमेंट है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है ना, नोट कीजिए। अब हेडिंग दो पैनक्रियाज। देखो, तो पैनक्रिया होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इट इज ए लीफ लाइक yellowish green structure या gland. Second point, it releases या secretes, ये क्या क्या रिलीज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये रिलीज करता है लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है ना। रिलीजेस ट्रिप्सिन, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, अमाइलेज, ठीक है। मेन है इसमें लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। देखो, वैसे याद रखने के लिए जिस भी एंजाइम में ASC लगाओ, एज, वो पैनक्रियाज से निकलता है। जैसे मैं कहूं, बताओ कार्बो ऑक्सीडाइडेज, तो कहां से निकलेगा, पैनक्रियाज से। न्यूक्लिएज पैनक्रियाज से, माल्टेज पैनक्रियाज से। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम पैनक्रिया रिलीज करता है, लेकिन जिसमें मेन है वो है लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज एंड काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, नोट कीजिए। देखो, अब थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो पैनक्रिया रिलीज करता है एंजाइम, वो कहां पर रिलीज करता है, तो हम लिखेंगे इट रिलीजेस its enzyme it releases its enzyme in small intestine it releases its enzyme in small intestine, ठीक है, नोट कर लो। देखो, तो पैनक्रियाज ने जो एंजाइम रिलीज किया उसका यूज क्या है, वो क्या डाइजेस्ट करता है। देखो, तो सबसे पहले तुम्हें याद होगा प्रोटीन को पेप्टोन्स में किसने कन्वर्ट किया था, पेप्सिन ने, जो कि आया कहां से था, स्टमक से। तो देखो क्या होगा, जो भी प्रोटीन आगे और रह गया, मान लो प्रोटीन है, पेप्टोन्स है, ठीक है ना, या फिर प्रोटियोजेज है, तो इन पे एक्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन,
काइमोट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन कहां से आया? ये पैनक्रियाज से। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड्स में चेंज कर देगा। डाइपेप्टाइड्स, समझ गए? ये पैनक्रियाटिक जूस कर रहा है ये काम, पहला काम। दूसरा काम, इसमें से और क्या निकला था? अमाइलेज निकला था। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें पॉलीसेकेराइड्स होता है, जो कि स्टार्च जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत स्टार्च, कंप्लीट तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्च को डाइजेस्ट कौन कर देता है? सलाइवरी अमाइलेज, माउथ में। और जो बच गया पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है ना। अरे गलत लिख दिया हमने, ये पॉलीसेकेराइड्स जिसको स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस पे कौन एक्ट करेगा अब? अमाइलेज। यदि सलाइवरी अमाइलेज कहता है कहां से प्रोड्यूस होता, तब तो वो सलाइवरी ग्लैंड से माउथ में, ये बस अमाइलेज का है, ओनली अमाइलेज। तो वो कहां से प्रोड्यूस होता है? अपना पैनक्रियाज से। तो पॉलीसेकेराइड्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स इसमें चेंज हो जाएगा। समझ गए? फिर थर्ड, ये सब पैनक्रिया का एंजाइम कर रहा है। उसके बाद जो आपका बिग फैट था, बिग फैट, तो बाइल ने किस में कन्वर्ट कर दिया था उसको? स्मॉल फैट में, स्मॉल फैट। अब इस पे पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा कौन? लाइपेज। ये कहां पे हो रहा है? लीवर कर रहा है ये काम, लीवर का बाइल, ठीक है ना। अब यहां से पैनक्रिया के जूस का फंक्शन स्टार्ट होता है। स्मॉल फैट पे एक्ट करेगा लाइपेज और उसको वो कन्वर्ट कर देगा डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स। और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनो मतलब सिंगल चेन में, मोनोग्लिसराइड्स इसमें चेंज कर देता है। ये यहां से यहां तक जो है पैनक्रियाटिक जूस का काम है, पैनक्रियाटिक जूस का। समझ गए? तो ये ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज का काम है, ठीक है ना। और भी बहुत चीजें होती है हमारे फूड में, जैसे न्यूक्लिक एसिड, तो उसको न्यूक्लिएज जो है कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। लेकिन वो अपने उससे बाहर है तो छोड़ दो, नोट करो इसको। देखो अब अमाइलेज फिर से इस पे जो है ना पैनक्रिया का एंजाइम एक्ट करेगा, जैसे डाइपेप्टाइड, इस पे एक्ट करेगा डाइपेप्टाइडेज। एक एंजाइम होता है पैनक्रिया का, उसको कहते हैं डाइपेप्टाइडेज, ठीक है ना, वो एक्ट करेगा। तो इस पे फिर डाइपेप्टाइडेज एक्ट करेगा और उसको वो कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड। तो एक्चुअल में प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में, जब ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। फिर जो ये स्टार्च है, याद करो जो हमारे माउथ में स्टार्च था वो किस में चेंज हुआ था? याद है? माल्टोज में चेंज हुआ था, ठीक है। तो माल्टोज मैं यहां पे लिख देता हूं, माल्टोज के ऊपर एक एंजाइम रिएक्ट करता है, किसका? इसी पैनक्रिया का, उसका नाम है माल्टेज। एएससी लगा देंगे ना तो वो एंजाइम बन जाता है माल्टेज। कौन रिलीज करेगा? पैनक्रियाज। तो माल्टेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये 12 कार्बन का, ये मतलब माल्टोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, मतलब एक माल्टोज से 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। समझ गए? उसके बाद ऐसे ही जो हम लोग दूध पीते हैं उसमें क्या होता है? लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है उस पे एक्ट करता है लैक्टेज। कहां से निकलता है लैक्टेज? पैनक्रिया से, लैक्टेज। और वो किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज
प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है ना। और जो शुगर केन से सुक्रोज आता है, सुक्रोज, ठीक है ना, तो सुक्रोज सुक्रेज, सुक्रेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। देखो ये जो फ्रुक्टोज है ना वो हमें फ्रूट से मिलता है, तो तुम फ्रूट खाओगे ना तो तुम्हें देखना एनर्जी कम कम सा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रुक्टोज होता है ना वो ब्लड में बहुत धीरे धीरे जाता है, बहुत धीरे धीरे जाता है, ठीक है ना, सेल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड से ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए फल को खाने से कभी डायबिटीज नहीं होता, कितने भी मीठे फल खाओ वो डायबिटीज क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है, ठीक है ना। ये नया रिसर्च है कि भाई फलों में फ्रुक्टोज होता है और वो धीरे धीरे जाता है ब्लड में, तो वो आपको डायबिटीज कॉज नहीं करेगा, उल्टा आपका डायबिटीज ठीक करेगा, आपके पैनक्रियाज को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो ग्लूकोज होता है ना ये बहुत जल्दी ब्लड में मिल जाता है, ठीक है ना, जिसके वजह से जैसे आप राइस खाते हो या चपाती खाते हो, रोटी, उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और बहुत ज्यादा ब्लड में मिल जाता है, जिसके वजह से डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं यदि आपने उस एनर्जी को यूज नहीं किया। मान लो कोई 10 रोटी खा रहा है तो उसके लाइक काम भी करे, नहीं करेगा तो वो ब्लड में पड़ा रहेगा और डायबिटीज कॉज कर देगा, ठीक है ना। बाकी फ्रूट को खाने से डायबिटीज नहीं होता, फ्रूट खाना चाहिए, काफी खूब खाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो ये जो हमारा था बिग फैट स्मॉल फैट में चेंज हुआ बाइल के प्रेजेंस में, फिर स्मॉल फैट लाइपेज के प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में चेंज हुआ, फिर इस पे एक्ट करेगा, ठीक है ना, लाइपेज फिर इस पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फाइनली अमीनो फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स प्लस एक होता है ग्लिसरॉल, उसमें चेंज कर देगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल है ना, जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है, यही ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल बनाता है और फैटी एसिड, तो इसलिए फैट कम खाना चाहिए। देखो अब हमारा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या तो प्रोटीन पैनक्रियाज के बारे में तुम्हें पूछे तो ये सब सारा लिखना होगा कि क्या क्या हो रहा है, वहां तो एग्जाम में तुम 3 भी याद रख लोगे ना ये ब्लैक कलर वाले तो भी काम चल जाएगा। लेकिन प्रोटीन कन्वर्ट होता किस में है? अमीनो एसिड में। पॉलीसेक्राइड या स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? एक्चुअल में ये कन्वर्ट हो जाता है डाइसेक्राइड, और डाइसेक्राइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डाइसेक्राइड कन्वर्ट हो जाएगा शुगर प्लस बेस में, ठीक है ना। या फिर जो माल्टोज आपने खाया, स्टार्च खाया, वो माल्टोज में कन्वर्ट होगा और माल्टेज ग्लूकोज और ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और फैट चेंज हो जाता है फाइनली किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल में, ठीक है ना। फैट जो है वो फाइनली चेंज हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल में। तो ये जो है ना, कम से कम आप ये पूरा याद ना रख पाओ तो कम से कम जो ब्लैक वाला है ना वो याद रखो, ये डाइजेशन की का प्रोसेस है, पैनक्रियाज ये कॉज करता है, ठीक है, नोट कर लो। ये जो है ये फ्रुक्टोज है, यहां सही से दिख नहीं रहा था, मैंने यहां लिख दिया फ्रुक्टोज। अच्छा, ये जो है ना इसका पार्ट है ये वाला, कहीं इसमें मिक्स कर दो, ये इधर चल रहा है, ये वाला इधर इधर इधर, ये दोनों अलग रिएक्शन है। आप चाहो तो इसको 4th रिएक्शन 5th रिएक्शन डाल सकते हो। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसमें एक ही चीज बचा है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो हेडिंग डालो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। तो डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है ना वो 5 पार्ट में बचा हुआ है, बटा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट इज कॉल्ड इंजेशन, 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 ठीक है। तो इंजेशन में क्या होता है? फूड इज टेकन इनटू द माउथ। तो इंजेशन में क्या क्या होगा? फूड इज टेकन इनटू, food is taken into the mouth,
सेकंड फिर क्या होगा, मैस्टिकेटेड बाय टीथ। थर्ड क्या होगा, मिक्स्ड विद सलाइवा, मिक्स्ड विद सलाइवा, सलाइवा से मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, मिक्स विद सलाइवा। ये इंजेक्शन में काम हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप आता है इसका, स्टेप 1 इंजेक्शन, स्टेप 2 डाइजेशन, ठीक है ना। तो डाइजेशन में क्या होगा, लार्ज फूड, डाइजेशन में क्या होगा, लार्ज फूड particles break into simpler one by the help of digestive enzymes, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखोगे, इसको इतना लिख के छोड़ नहीं दोगे, क्या क्या हो रहा है। जैसे आपका डाइजेशन क्या क्या हो रहा है, जैसे स्टार्च आपका किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। फाइनली ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में, अमाइलेज के प्रेजेंस में। दूसरा जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन वो ट्रिप्सिन है ना, और ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में किसमें चेंज हो गया था, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में ये डाइपेप्टाइडेज में चेंज हो गया था, है ना। और फिर डाइपेप्टाइडेज पे क्या, डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज एक्ट किया था, है ना। तो डाइपेप्टाइडेज इसके प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड। और थर्ड जो आपका फैट है, ठीक है, इस पे कौन एक्ट करेगा, बाइल, लार्ज फैट लिख देना इस पे, लार्ज फैट पे कौन एक्ट करेगा, बाइल, BILE बाइल। तो किस में चेंज हो जाएगा, स्मॉल फैट। फिर स्मॉल फैट पे कौन एक्ट करेगा, लाइपेज। और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्या कहते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में, ग्लाइसरोल, ठीक है ना। ये लिख देना। तो ये लिखो पहले आप, इन ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड लिखो, ये सारे पॉइंट्स लिखो, फिर आगे करते हैं। ये लिखो डाइजेशन वाला पार्ट, ये भी लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये जो लिखा है मैंने, ये स्टार्च लिखा है, R है ये। तो डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। तो ये इसमें होता क्या है कि जो भी आपका फूड डाइजेस्ट हो गया है, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, है ना, वो किसमें, वो क्या होगा, विलाई उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, और ले जाएगा ब्लड में। दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस, यदि एग्जाम में पूछ लेता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ या स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। यदि आपने ये नहीं लिखा और आलतू फालतू कुछ लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। इट इज द प्रोसेस बाय विच digested food passes into the blood. Second point, villi helps in absorption of digested nutrient, food लिख लो, digested food।
और फोर्थ पॉइंट फिर आएगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ये क्या है कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो आप पूरे सेल्स में जाएगा हर जगह और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन it is the distribution of digested food to various cells and tissues for the generation of energy and growth maintenance। ठीक है ना, तो ग्रोथ और मेंटेनेंस और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अब वो एसिमुलेट होके सारे सेल्स और टिश्यूज में जाएगा। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ स्टेप्स। एक स्टेप और रह गया इजेशन, उसके बाद डाइजेशन का चैप्टर, डाइजेशन वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन चलो कल स्टार्ट कर लेंगे, अभी ये करो। अब इसमें लास्ट है एसिमुलेशन के बाद फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ स्टेप। एक भी स्टेप आपने लिखा नहीं ना, ये इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, या आपने उल्टा कर दिया, आपने एब्जॉर्प्शन से पहले एसिमुलेशन लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे भाई। तो एकदम सेम ऑर्डर में लिखना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा इजेशन, ठीक है। तो इजेशन में क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल बच गया आफ्टर द एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन, वो कोलोन से बाहर, कोलोन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इट इज द elimination, it is the elimination of undigested food, it is the elimination of undigested food it is the elimination of undigested food through the large intestine. It is the elimination of undigested food through the large intestine. It is the elimination of undigested food through the large intestine. ठीक है, इट इज द एलिमिनेशन ऑफ undigested food through the large intestine. Waste material goes out from the body, from the large intestine through एनस। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एंड किसका, डाइजेशन, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो है रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, रेस्पिरेशन, राइट, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी लगता है किसी भी तरह का प्रॉब्लम कि कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो मैंने आपको बताया कि आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आप अपने डाउट्स लिख दो। ठीक है, और वो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा कमेंट को चेक करने का। सेकेंड प्रायोरिटी, आप यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है,
चीज़ें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9253306671 पे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैं कमेंट को दूंगा, कमेंट को पहले पढ़ूंगा। इसमें चांसेस थोड़ा सा आपका बाद में आएगा, पहले जो कमेंट में है मैं उसके आंसर्स दूंगा, ठीक है। हाँ, यदि कोई चीज़ ऐसा है जो आप कमेंट में नहीं लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपको उस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं, जिसका मैंने आपको पहले ही कहा, जिसका नोट्स जितना अच्छा होगा उसके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो नोट्स को आपको बहुत ढंग से बनाना है, साफ सुथरा। हैंड राइटिंग यदि आपकी गंदी है तो कम से कम हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी है वो तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, हैंड राइटिंग अच्छा होना बहुत ही अच्छी बात है। ये जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग है उनको हमेशा अच्छा मार्क्स मिलता है। टीचर जो है वो अच्छे हैंड राइटिंग वालों को, उनकी मजबूरी होती है कि उनकी कॉपी ढंग से चेक करना और अच्छे मार्क्स देना। तो कम से कम मान लो किसी की हैंड राइटिंग गंदी है तो आप थोड़ा सा ऐसा लिखें, थोड़ा स्पेस दे दे के लिखें दो सब ये वर्ड्स के बीच में, ठीक है ना। तो क्या होगा, उससे आपका जो सेंटेंस होगा वो रीडेबल होगा। कम से कम टीचर को रीडेबल होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, टीचर को यदि आप ना टेंशन दोगे, टेंशन क्रिएट करोगे उसके लिए, है ना, तो वो क्या करेगा, एवरेज मार्किंग करेगा और निकल जाएगा, कॉपी फेंक देगा। उसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये जो है स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो साफ सुथरा लिखे, अपने कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाए, ताकि टीचर को लगे कि यार इस बच्चे में दम है, और वो आपका एवरेज मार्किंग ना करे। नहीं तो आप एवरेज लिखोगे तो एवरेज मार्किंग ही होगा। जब सबकी कॉपी एक जैसी होगी तो नंबर भी तो एक जैसे होंगे। समझ गए आप इस बात को। तो प्रॉपर आप साइंस का जो है ना कॉपी बनाएं, प्रॉपर रोज क्लास में नोट करें, एक दिन में एक ही क्लास देखें, ज्यादा जो है ना ये नहीं कि हाँ भाई आज ही सारा का सारा क्लास कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप रोज एक टाइम फिक्स कर लो कि 4:30 या 4 से 5:30, ठीक है ना, ये जनरली ट्यूशन का टाइम होता है। तो इस टाइम में या 4 से 5 का ले लो या 5 से 6 लिख लो, ठीक है ना, जो भी 1 घंटे का, 1 आवर से ज्यादा नहीं। और एक क्लास से एक दिन में आप ज्यादा मत करना। यदि 1 घंटे के बाद आपका क्लास लगता है कि नहीं मेरा पूरा नहीं हो पाया, तो आप उसे अगले दिन करना। एक दिन में बस 1 घंटे ही क्लास करना, ठीक है, साइंस की, ठीक है ना। ये नहीं कि अब फ्री में मैं पढ़ा रहा हूं तो आप जो है सोचो कि यार एक ही दिन में सारा कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा मत करना, खराब रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रोज 1 घंटे साइंस को देना, और वो भी MWF या TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और जो भी आप अपने टाइम में पढ़ोगे, जैसे आप TTS साइंस पढ़ाता हूं मैं, तो आप साइंस पढ़ोगे, और आप MWF मैथ्स का रख लो, ठीक है ना। तो इन दिन मैथ्स पढ़ना, इन दिन 1 घंटे आप जो है TTS साइंस पढ़ना। और आफ्टर आप ये समझो कि मैं 1 घंटे ट्यूशन कर रहा हूं घर में बैठ के, किसी से कोई बोलना चालना नहीं है, आराम से रूम में बैठे और अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना ट्यूशन की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। और जब मैं जहां पे भी मैं कहूं कि भाई ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपको वो होमवर्क करना है। जहां भी मैं, आप ना यदि मजे में लोगे कि यार चलो ऐसे बैठ के देख रहा हूं सर, कौन सा पैसा लग रहा है, यूट्यूब पे पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। मैं अभी कह रहा हूं, ठीक है ना। वो बच्चा जो इधर उधर कभी ये वीडियो देख रहा है, कभी वो देख रहा है, प्रॉपरली एक टीचर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके साथ भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। फिर वो गलती देगा कि यार टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो मैं कह रहा हूं वो प्लीज आप फॉलो करो। रोज 1 घंटे TTS का टाइम है, तो जो साइंस है तो साइंस पढ़ो, जिस दिन मैथ है मैथ पढ़ो। टाइम फिक्स कर लो कि वो आपका ट्यूशन का टाइम है, ठीक है ना, और 1 घंटे ही पढ़ना है। यदि वीडियो रह जाता है तो उसको अगले दिन आपको कंटिन्यू करना है। जब होमवर्क दूं तो आपको होमवर्क करना है, ठीक है ना। और जब टेस्ट वगैरह होगा तो टेस्ट दूंगा मैं, तो टेस्ट का PDF क्रिएट होगा। आपको जो भी स्टूडेंट इस सेशन के बनेंगे, हम लोग जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको टेस्ट भेज दिया जाएगा। आप अपना टाइम फिक्स करोगे, जितने टाइम का टेस्ट होगा टेस्ट करोगे प्रॉपरली, और उसको हमें स्कैन करके भेजोगे, हम यहाँ से उसको मार्किंग करके भेजेंगे आपको, ठीक है ना। तो जब वो टेस्ट स्टार्ट होगा आपको बैचेस में बता दिया जाएगा, ठीक है। अपने डाउट्स आप कमेंट में और इसमें भेज सकते हो। अच्छा, अब जब आप 1 घंटे पढ़ लोगे, उसके बाद थोड़ी देर आप अपना खेल लो भले ही, ठीक है ना। उसके बाद रात में फिर बैठो। देखो, रात में ना एक
यदि आपको भाई 95% से ज्यादा नंबर लाना है तो आप ये बांध लो कि मुझे 1 घंटे तो ट्यूशन पढ़ना है। जैसे मैं मतलब यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो तो वो समझो 1 घंटे आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है ना। और रात में 7 से 10 ये 3 घंटे आप ऐसे बांध लो कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें आप मैथ सॉल्व करो, ठीक है ना। जिस दिन मैथ है उस दिन मैथ पढ़ाया आपने MWF तो मैथ्स पढ़ो, ठीक है ना। क्वेश्चंस करो, डाउट पूछो। और TTS अपना साइंस है तो साइंस को रिवाइज करो, साइंस पढ़ो, ठीक है ना। समझ गए आप। अच्छा एक चीज और, यदि जैसे मान लो TTS आप साइंस पढ़ने के लिए बैठते हो तो यदि आप 4:30 बजे से क्लास लेने के लिए बैठते हो तो 4 बजे जो है ना आप अपना रिवीजन करना शुरू कर दो। जो पहले क्लासेस में पढ़े हैं अब तक वो आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर लो, फिर नया क्लास पढ़ो, ठीक है ना। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन। समझ गए आप। तो पहले आप रिवीजन कर लो 15-20 मिनट जितना आज तक पढ़ा है, और उसके बाद फिर आगे की क्लास देखो। फिर अगले क्लास में पहले रिवीजन करो, फिर आगे की क्लास देखो, ठीक है। ये कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने भाई ऐसे बहुत स्टूडेंट है लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन एक स्टूडेंट की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। उसके 98% मार्क्स आए तो उसने मुझे बताया कि सर मैं रोज साइंस जो है ना 20 मिनट सोने से पहले ना रिवाइज करता था, रटता नहीं था, रिवाइज करता था। वो धीरे धीरे मेरे दिमाग में ना अपने आप बैठते गया चीजें, और जब मैं एग्जाम कर रहा था तो एक एक चीज मुझे क्लियर था, ठीक है ना। तो ये आप अपना सकते हो कि भाई रोज पहले नहीं करो एक क्लास के पहले, तो रात में सोने से पहले आप रोज 15-20 मिनट पूरा जितना भी साइंस उस दिन तक पढ़ा होगा सारा रिवाइज कर लो, ठीक है। जैसे भी करो लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर जो है ना एक सिमेट्रिसिटी में पढ़ाई करो। ये नहीं कभी ये पढ़ रहे हैं कभी वो पढ़ रहे हैं। अच्छा कभी लगा कि यार ये तो फ्री में यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो चलो एक फिजिकल ट्यूशन भी ले लेते हैं ऑफलाइन। एक चीज करो कुछ, यदि आपको लगता है नहीं कि ऑफलाइन जाना है, पैसे हैं आपके पास, तो आप ऑफलाइन चले जाओ, ठीक है। आप आराम से बैठ के यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, तो आराम से मैं जैसा बोर्ड में आता है, बोर्ड में जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा, इतना आप करो, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे पढ़ लो, लेकिन प्रॉपरली जहां भी पढ़ो प्रॉपरली पढ़ो, नहीं तो आपका समय खराब हो जाएगा, टाइम खराब होगा, मार्क्स खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।